नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपने डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। 75 स्वदेशी मानव रहित वाहनों यानी कि यूएवी को सेना में शामिल कर अपनी ड्रोन क्षमताओं को मजबूत किया है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने और युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें से महज 5 ड्रोनों को अगस्त 2020 में खरीदा गया था, लेकिन कुछ महीनों में चीन के साथ लद्दाख में तनाव और एलओसी पर पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का बार बार उल्लंघन होने के बाद भारतीय सेना ने और ड्रोन्स खरीदे। ये सभी ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं, जो भारत को भविष्य के युद्ध के लिए खास बनाती है। भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, उनको सहयोग कर रही है और जिसके तहत कई प्राइवेट सेक्टर डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये महज ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे भारतीय सेना स्वदेशी रूप से खरीदना चाहती है। हाल ही में सेना ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीबन 140 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 से अधिक ड्रोन का ऑर्डर दिया है। इन ड्रोन्स का मकसद लद्दाख में भारत और चीन में तनातनी के बीच आसपास के क्षेत्रों की निगरानी क्षमता को बढ़ाना है। अमेरिका का कहना है कि भारत के पास 2017 के अमेरिकी कानून से व्यापक छूट प्राप्त नहीं है, जिसका उद्देश्य रूस से सैन्य साजो सामान खरीदने वाले देशों को रोकना था। लेकिन अब बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रंप प्रशासन का जो ये रुख अमेरिका की सत्ता संभालने वाले नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में भी बदलने की संभावना नहीं है। उन्होंने तो रूस को लेकर और सख्त अमेरिकी रुख अपनाने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर भारत ने कहा कि उसे चीन से बन रहे खतरे का सामना करने के लिए लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत है। भारत और चीन अप्रैल के महीने से आमने सामने है। भारत ने साफ कह दिया है कि हम अपनी रक्षा आपूर्ति को चुनने का अधिकार रखते हैं। ऐसे में नए अमेरिकी प्रशासन के साथ भी शुरुआत में ही मनमुटाव पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में S-400 सिस्टम खरीदने को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और रूस के साथ भारत का विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और भारत की हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति रही है, जो इसके रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। यानी कि अमेरिका ने साफ तौर पर भारत से कह दिया है कि इस बात की संभावना कम है कि उसे रूसी S-400 की खरीद पर छूट दी जाएगी। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों को अगर हम दरकिनार रखते हैं तो भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता पहले है और ऐसे में अमेरिका जबरदस्ती का प्रेशर भारत के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर रही बात छूट देने की या ना देने की, तो इसमें अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है और रक्षा के साथ भारत ने कभी कोई समझौता नहीं किया है। पाकिस्तान और चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई तो होकर रहेगी। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छा हो कि बातचीत के द्वारा भारत और चीन के बीच समस्या का समाधान हो जाए। बातचीत के लिए आगे आने के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आगे आने का सवाल नहीं है, बातचीत तो दोनों पक्षों के बीच सहमति के आधार पर होती है। अब चीन को कहना है कि कब बातचीत होगी, हम तैयार हैं, बातचीत करें, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक और बयान दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर कोई भी महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेना अब पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आंतरिक सुरक्षा में तैनात सैनिकों की संख्या को धीरे धीरे कम करने की योजना बना रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा आतंकी स्थिति के कारण जम्मू और कश्मीर में सैनिकों को कम नहीं किया जाएगा। इस बात को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंक जारी है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा स्थिति में कई गुना सुधार हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि सेना ने पहले के क्षेत्रों से अपने एक ब्रिगेड को बाहर निकाल लिया है और अब निकट भविष्य में 1 या 2 को और बाहर निकाले जाने की योजना बन रही है। सेना प्रमुख ने बताया कि मिजोरम में अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई है, केवल 1 या 2 समूह मणिपुर में शामिल है और अधिकांश आसाम शांत है। आगे थल सेना प्रमुख ने बताया कि सेना की 2 बटालियन या लगभग 2000 सैनिकों को पहले ही पूर्वोत्तर से हटा दिया गया है और इन्हें भविष्य में कश्मीर में लगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने 13 जनवरी को स्वदेशी रूप से विकसित की गई अस्त्रा BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज करीबन 110 किलोमीटर है, उसको शामिल करने की घोषणा की है। इंडियन एयरफोर्स ने घोषणा की है कि अस्त्रा को सुखोई 30 MKI के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है और भविष्य में मिराज 2000, तेजस और MiG-29 के साथ भी एकीकृत किया जाएगा। अस्त्रा मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण एयर टू एयर मिसाइल है। 110 किलोमीटर की रेंज वाली पाकिस्तानी वायुसेना की AIM 120 AMRAAM के खिलाफ भारत की 877 80 किलोमीटर कम थी। 110 किलोमीटर वाली अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल के जो सभी लाभ हैं उन्हें बेअसर करती है। इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि अस्त्रा 20 किलोमीटर की दूरी पर
छोटी दूरी के लक्ष्यों को और 80 से 110 किलोमीटर की लंबी दूरी तक के लक्ष्यों को उलझाने में सक्षम है। अस्त्रा भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक लेटेस्ट डिफेंस अपडेट डेली पहुँचाते रहें और इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। नेपाल की गोरखा भर्ती नीति पर पुनर्विचार की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने कहा कि काठमांडू की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक सवाल का जवाब देते हुए नेपाल के मंत्री ने कहा कि जहां तक भारतीय सेना में गोरखा भर्ती का सवाल है, ये एक वास्तविकता है और हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमारी राय अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी तक नेपाल सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति नहीं बदली है और न ही उस संबंध में कोई नया फैसला किया है। 1947 के भारत ब्रिटेन नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में काम करते हैं। 2020 में नेपाल के विदेश मंत्री ने इस समझौते को निरर्थक कहा था, जिससे भारत काफी नाराज भी हुआ था। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट भारत नेपाल के लोगों के रिश्ते के लिए एक बहुप्रतीक्षित तत्व रहा है। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल विपिन रावत 5/11 गोरखा राइफल के हैं, यानी कि नेपाल भी अब बैकफुट पर है और वो नहीं चाहता कि गोरखाओं की भर्ती रोकी जाए नेपाल से। हालांकि भारत ने भी अपना स्ट्रॉन्ग कदम उठा लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर नेपाल से गोरखा भर्ती नहीं होती तो भारत को फर्क नहीं पड़ता, वे इसके बदले में गढ़वाल और नॉर्थ ईस्ट के लड़कों को चुन सकते हैं। डीआरडीओ के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी यानी कि DEBEL भारतीय सेना के लिए एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जो एक सैनिक के भार को कम करेगी। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी भारतीय सैनिकों के लिए एक्सोस्केलेटन डिजाइन कर रही हैं और उसके लिए R&D कर रही हैं और इन एक्सोस्केलेटनों को पर्यावरण चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका और रूस जैसे देश अपने सैनिकों के लिए एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके सैनिकों को उनकी वर्दी पर पहनने में मदद करेगा, जो बैटरी के द्वारा संचालित होता है। 21वीं सदी के सैनिकों के लिए C41 क्षमताओं के लिए नेटवर्क तैयार किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्नत हेलमेट, रेडियो, नाइट विजन गॉगल्स, ये जितने भी एसेसरीज होती हैं, वो सैनिक के साथ एक वजन को जोड़ देती है, जिससे सैनिक थक सकता है। एक्सोस्केलेटन एक सैनिक द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गैजेट के रूप में पहना जाता है। ये बॉडी गैजेट एक सिपाही की क्षमता को बढ़ाने के लिए पावर्ड स्पेशल डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। एक्सोसूट एक सैनिक को तेज गति प्रदान करता है और अतिरिक्त भार यानी कि बोझ को उठाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। हालांकि अभी DRDO इसके विश्लेषण पर काम कर रहा है और लगातार एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी पर कार्य चल रहा है। DRDO न्यूनतम 8 घंटे की ऑपरेशनल क्षमता और 3 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप के लिए एक्सोस्केलेटन सूट को विकसित कर रहा है, जो कि सैनिक की अतिरिक्त भार की क्षमता को 100 किलोग्राम तक बढ़ा देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के दौरान देश का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सेना ने भारत के लोगों को सिर ऊंचा रखने का अवसर दिया। लखनऊ में एक कमांड हॉस्पिटल के दौरान उन्होंने ये बात रखी है। राजनाथ सिंह ने कमांड हॉस्पिटल की आधारशिला रखने के दौरान कहा कि भारत और चीन के बीच गतिरोध के दौरान भारतीय सेना ने जो करिश्माई काम किया है, उससे पूरे देशवासियों का हौसला बढ़ा है। इंडियन एयरफोर्स को अब ऐसे हथियार से लैस किया जाने वाला है जो दुश्मन के हर वार को बेअसर करेगा। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वायुसेना के लिए ऐसे फाइटर शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं जो हजारों पाउंड के बम के हमले को झेल पाएंगे और दुश्मन की वायुसेना के हमले को बेअसर कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना के इन शेल्टर को नेक्स्ट जनरेशन हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर यानी कि NGHAS कहा जा रहा है। इन शेल्टर्स को आसाम के छाबुआ एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया जा रहा है, जो चीन बॉर्डर के करीब है। बताया जा रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड ढांचा 2000 पाउंड वाले वजन का हमला झेल सकता है। इन शेल्टर्स को रीइंफोर्स कंक्रीट, रेत और स्टील से तैयार किया गया है। दरअसल 2019 में भारत सरकार की तरफ से ऐसे 108 एडवांस शेल्टर्स की मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित फॉरवर्ड इलाके में किसी भी फाइटर जेट को सुरक्षित रखा जा सकेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने तिब्बत में बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट कर रखी है। इसके अलावा उसकी तरफ से यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। चीन के इस कदम के बाद ही भारत ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि जो फाइटर शेल्टर्स तैयार किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर रूस के बने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस क्षेत्र में पहले से ही MiG-21 तैनात है और जल्द ही राफेल जेट भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसकी मदद से कुछ घंटों के अंदर उस रनवे को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने चीन की एक खौफनाक साजिश को बेनकाब किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चीनी ऐप के जरिए हजारों लोगों को लूटने वाले गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया और 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 चीनी नागरिक शामिल है। पुलिस ने इनके अकाउंट को तुरंत ही ब्लॉक कर 6 करोड़ रुपए सीज कर दिया है। पुलिस को 40,000 ऐसे लोगों का डेटा मिला है जिसे ये गैंग
चाइनीज लिंक और सर्वर के जरिए फर्जी ऐप के सहारे मुनाफा कमाने के नाम पर ठगी कर रहा था। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि आजकल बड़े पैमाने पर लोगों को कुछ मैसेज मिल रहे हैं जिसमें उनको मोटा मुनाफा और घर बैठे कमाई का लालच दिया जाता है, लेकिन कमाई होना तो दूर बल्कि इसके नाम पर केवल ठगी का धंधा चल रहा है। जिसमें उसमें सबसे ज्यादा चिंता वाली बात ये थी कि ये ऐप प्ले स्टोर या फिर अन्य माध्यम से डाउनलोड नहीं हो सकते थे। ये केवल मैसेज के जरिए लिंक लोगों तक भेजे जा रहे थे, जिसमें केवल निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था। यानी कि चीन लगातार भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनमें दखल अंदाजी कर रहा है और आप लोगों को भी अब बेहद सावधान रहना चाहिए कि इस तरीके की किसी भी तरीके की फर्जी ऐप पर भरोसा ना करें और ना ही इस तरीके की जो लिंक्स हैं उन्हें डाउनलोड करें। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।